कैनोनिकल को समझने से पहले ज़रा थोड़ा सा डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि वेबसाइट अगर डुप्लीकेट है तो किसी हम वेबसाइट को डुप्लीकेट कहते किस चीज़ को है, क्या डुप्लीकेट है। अगर हम देखें तो हमारी वेबसाइट के एक कंटेंट है और एक वेबसाइट की टेम्पलेट है, यानी एक वेबसाइट का डिज़ाइन है। अब मिसाल के तौर पर जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई है, आगे से मैं उसी वेबसाइट डिज़ाइन की 10 वेबसाइट्स और बना लेता हूँ, लेकिन उसमें से एक वेबसाइट जो है वो कमर्शियल इंडस्ट्री, एक कमर्शियल है, उसमें से एक स्कूल की है, एक कॉलेज की है, ठीक है, एक शॉप की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टॉपिक सबके चेंज हो गए, टेम्पलेट तो एक ही है, टॉपिक्स चेंज, तो इसका मतलब कंटेंट भी चेंज हो गया। तो टेम्पलेट कॉपी करने से गूगल के एल्गोरिदम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टेम्पलेट तो होंगे ही वो वाले जो ज़्यादा पॉपुलर हुए होंगे, तो उन्हीं टेम्पलेट्स के मुताबिक ही लोग अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होंगे। सो टेम्पलेट कॉपी करना देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद गूगल, और इसको एसईओ में कोई इशू नहीं है कि भी आपने टेम्पलेट कॉपी की हुई है। एसईओ में इशू है अगर आपने कंटेंट कॉपी किया हुआ है। यानी अगर मैं किसी की एक वेबसाइट देखता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इवन मेरे कुछ क्लाइंट्स भी ऐसे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स के पास हम जब जाते हैं, हम उनसे कहते हैं जी वेबसाइट बनानी है, वो कहते हैं यस, हम कहते हैं कैसी बनानी है, वो हमें एक यूआरएल देते हैं, ठीक है, वो कहते हैं ऐसी बना दो। और हम जब उनसे कहते हैं ना आप अपना डाटा प्रोवाइड करें, तो वो कहते हैं डाटा भी इन्हीं का ले लो। तो जब हमने उसका डाटा लिया ना, तो वेबसाइट तो बन जाएगी वो, मगर वो रैंक नहीं होने लगी। मतलब वो किसी भी सूरत में क्राउलेबल वेबसाइट नहीं है, हमें हर सूरत में नया कंटेंट लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डुप्लीकेशन को हमें अवॉइड करना है अपनी वेबसाइट में। अब हम अपनी वेबसाइट में डुप्लीकेशन को अवॉइड कैसे करेंगे, 100% न्यू कंटेंट, चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप चैट जीपीटी के मतलब कि थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। चैट जीपीटी पर प्लेजरिज्म तो नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, मगर चैट जीपीटी पर स्पैमिंग का ऑप्शन मौजूद रहता है हर वक्त। स्पैमिंग का मतलब क्या है कि ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट है तो स्पैम हो सकती है, लेकिन गूगल हमें ये कहता है कि भाई आप 30% तक किसी कंटेंट को स्पैम करा सकते हैं, लेकिन 30% से अगर आपकी वेबसाइट ज़्यादा स्पैम है, स्पैम होने के बहुत सारे तरीके हैं। एक स्पैम होने का क्या तरीका है, ये वाला जिसमें ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट है। एक स्पैम होने का क्या तरीका है, लिंक बिल्डिंग, जिसमें ऑटो जनरेटेड लिंक्स है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों टॉपिक्स बिल्कुल अलग हैं, लिंक्स वाला काम अलग है और कंटेंट लिखने वाला काम अलग है। तो उसने हमें मार्जिन दिया हुआ है, मिला के सारे मिलाकर उसने हमें मार्जिन दिया 30% का, कहता है 30%। और उसके टूल्स होते हैं हमारे पास, स्पैमिंग को चेक करने के हमारे पास अलग से टूल्स हैं, ठीक है, वो आगे जाकर देखेंगे कि वो कौन से टूल्स हैं। तो स्पैमिंग हम उससे चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्पैमिंग कर सकते हैं 30%, लेकिन हमें 30% भी नहीं करनी चाहिए, हमें बिलो 20 ही रहना चाहिए। तो अगर आपकी स्पैमिंग बिलो 20 है, 5% है, 3% है, 2% है, 7% है, तो ये आपकी वेबसाइट को हर्ट नहीं करती, ठीक है। सो जो चैट जीपीटी है वो एक स्पैमिंग प्रॉब्लम है, स्पैमिंग डोर्स उसके लिए ओपन होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें स्पैमिंग डोर्स को भी हम क्लोज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम उसे कंटेंट लिखवाएं और बड़ा कंटेंट ना लिखवाएं, बल्कि छोटे पीसेज में कंटेंट लें और उस कंटेंट को थोड़ा सा रीराइट करते जाएं साथ साथ। तो जब आप उस कंटेंट को रीराइट करोगे तो वो ऑटो जनरेटेड कंटेंट ही नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, देखिए हमें समझ में आ गई डुप्लीकेशन की। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मरले में हमने ये कहा कि हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं, तो पहला काम क्या है कि अपना कंटेंट यूनिक करें। अगर हम किसी का कंटेंट यूज़ करेंगे मुकम्मल या पार्टली, तो दोनों सूरतों में वेबसाइट डुप्लीकेटेड है, और डुप्लीकेट वेबसाइट को क्राउलर क्राउल नहीं करेगा, और अगर क्राउल नहीं करेगा तो इंडेक्स भी नहीं करेगा, और अगर इंडेक्सिंग नहीं होगी तो रैंकिंग कैसे होगी। इंडेक्सिंग ही तो रैंकिंग है कि भाई एक वेबसाइट पहले नंबर पर, एक वेबसाइट दूसरे नंबर पर, तो यही तो रैंकिंग है, इसी को तो हम रैंकिंग बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ तो हमें ये समझ में आ गई, इसका कैनोनिकल से कुछ लेना देना नहीं है, ये मैंने आपको एक टॉपिक बताया इसका। अच्छा, इसको मैं इसके साथ डिस्कस क्यों करूँ ये मैं आपको समझाता हूँ। यानी एक चीज़ हमें पता लगी कि भाई कंटेंट नया लिखना है, बस कुछ भी हो जाए कंटेंट नया लिखना है, जैसे भी लिखवाना है कंटेंट नया लिखे, ऑनलाइन डुप्लीकेट टेक्स्ट डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये सबसे बड़ा टूल है, ये सबसे बड़ा ट्रिक है वेबसाइट को रैंक करवाने का, कि आपका कंटेंट नहीं होना चाहिए। कंटेंट कितना होना चाहिए, हमारा कंटेंट मिनिमम 500 वर्ड्स का होना चाहिए, मैक्सिमम 1500 वर्ड्स का होना चाहिए, बीच में ले लें। अब मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करूँ, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करना चाहता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। मतलब मैं ये कहता हूँ भाई 500 वर्ड्स का 1% क्या होगा, 5 कीवर्ड्स हो गए, और अगर मैं 3% पर जाऊँगा तो इसी रेशियो से, लेकिन जब मैं 800 पर जाऊँगा तो 5% 3% बढ़ जाएगा, जब मैं 1000 पर जाऊँगा तो 3% बढ़ जाएगा,
और जब मैं 1500 पर जाऊंगा तो 3% और बढ़ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कंटेंट ही बढ़ाते जाएं इस लालच में। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है 1500 वर्ड्स की, इतना बड़ा भी नहीं लिखना चाहिए। लेकिन कंटेंट भी इतना बड़ा लिखने का मतलब है कि पर्पसफुल कंटेंट भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो जैसे स्कूल में मजमून लिखते होते थे तो बस लिख ही जाओ, हाँ ऐसे नहीं है। मतलब अगर कोई पढ़ ही नहीं रहा, उसको रीडेबल नहीं है, किसी की रिक्वायरमेंट का नहीं है, किसी को चाहिए नहीं, तो कोई भी नहीं ना उसे पढ़ने वाला। इसलिए कंटेंट आपका पर्पसफुल होना चाहिए। बड़ा कंटेंट सिर्फ उस सूरत में होगा जब आपके पास कीवर्ड्स ज़्यादा हैं, मतलब आपके पास प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा हैं, तब बड़ा होगा। लेकिन होगा भी कितना बड़ा? 1500, बस इससे ज़्यादा बड़ा कंटेंट आप नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो हमें ये पता लगी। अब आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए? आपका कंटेंट जो है वो छोटे छोटे पैराग्राफ्स की शक्ल में होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपका कंटेंट जो है वो छोटे छोटे सेंटेंसेस की शक्ल में होना चाहिए। यानी आपके एक पैराग्राफ में 2-3 सेंटेंसेस होने चाहिए मैक्सिमम, और सेंटेंस भी छोटे, क्योंकि अगर बड़ा पैराग्राफ लिखोगे तो एंड तक जो वो पढ़ेगा ना तो उसको पैराग्राफ के थीम का भी नहीं पता लगेगा कि आप इस पैराग्राफ में मैसेज क्या देने चाह रहे थे, ठीक है। और साथ में आपकी जो इंग्लिश होनी चाहिए वो इजी इंग्लिश होनी चाहिए। ऐसी वोकेबलरी नहीं होनी चाहिए जो कॉमन वोकेबलरी ना हो, बल्कि आपने कॉमन वोकेबलरी के साथ अपना कंटेंट लिखना है। तो ये कंटेंट लिखने की मैंने आपको सारी बातें बताई हैं कि आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं कैनोनिकल को उसके साथ क्यों रिलेट कर रहा हूँ कि आप ताकि इस कॉन्टेक्स्ट में समझ लें कि कैनोनिकल क्या है। अब ये तो हमें पता लग गया कि भाई किसी और की वेबसाइट का कंटेंट लेंगे तो वो डुप्लीकेट है, वो क्या होगा? प्लेजरिज्म आएगा। किसी और की वेबसाइट का कंटेंट लेंगे उस पर प्लेजरिज्म आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी ही वेबसाइट का कंटेंट ले लेता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि होम पेज पे मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, उसके बाद कुछ कंटेंट मैंने कोर्सेज पे भी लिख दिया, कुछ कंटेंट मैंने अबाउट अस पे लिखा। अब क्या हो रहा है? ये जो अबाउट अस में या कोर्सेज में जो कंटेंट लिखा है ना, वो डुप्लीकेट हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? होम पेज के साथ हो रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही कंटेंट है जो होम पेज पे भी पड़ा हुआ है और वही वाला कंटेंट है जो हमारे पास कोर्सेज में भी पड़ा हुआ है। अब जब गूगल का क्राउलर आता है, ठीक है, क्राउल करने के लिए, तो बेसिकली आपका पेज क्राउल हो रहा है, मगर हो किसके लिए रहा है? कंटेंट के लिए क्राउल हो रहा है ना। तो ये देखता है कि भाई यही वाला कंटेंट आपने होम पे भी रखा हुआ है, यही, जिसका मतलब क्या हुआ? कॉपी हो गया। अब क्राउलर भी कंफ्यूज हो गया कि भाई इसमें से, अब ये नहीं वो कह रहा कि डुप्लीकेशन क्यों हुई है, ये नहीं वो आपको कह रहा, वो ये कह रहा है कि भाई इसमें से ओरिजिनल वाला कौन सा है आपका, आप किसको क्राउल करवाना चाह रहे हैं। मैं दोनों को तो क्राउल नहीं कर सकता ना, क्योंकि दोनों के ऊपर आप ही बैठे हुए हैं। मैं दोनों को कैसे क्राउल कर सकता हूँ? दोनों में एक ही जैसा कंटेंट लिखेंगे तो दोनों में से एक पेज में क्राउल होना। अब मुझे क्या बताना है? अब मुझे क्राउलर को ये बताना है कि इसमें से मास्टर कॉपी कौन सी है और डुप्लीकेट कौन सी, ठीक है। ये बताने का जो प्रोसेस है ये हम कैनोनिकल से करते हैं। समझ में आ गई व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैनोनिकल? मतलब मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है होम पेज पर, वही वाला पैराग्राफ मेरा कॉन्टेक्स्ट में कोर्सेज पर भी आ रहा है, सेम वही वाला पैराग्राफ, ठीक है। अब एक उसमें से असल है और एक उसमें से कॉपी है। अब वो जब क्राउलर आता है तो वो जब क्राउल करता है उसमें भी कीवर्ड्स, उसमें भी कीवर्ड, सेम कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब वो कहेगा भाई मैं आपके कोर्सेज के पेज को क्राउल करूँ कि मैं आपके होम पेज को या लैंडिंग पेज को क्राउल करूँ, ठीक है। अब यहाँ पर उसे समझना है कि मुझे किसे क्राउल करना है। तो मैं क्या करूँगा? मैं कोर्सेज के पेज पर जाऊँगा, उसके हेड पोर्शन पे जाऊँगा और वहाँ पर जाकर एक कैनोनिकल का टैग लगाऊंगा। कैनोनिकल का जो टैग है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ, ये टेक्निकल एसईओ। लेकिन क्योंकि मैं इसको लगा कहाँ पे रहा हूँ? वेबसाइट पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑन साइट की कैटेगरी में भी आ गया। और ये जो नाम रखे हैं ना हमने, ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ या लिंक बिल्डिंग, ऑफ साइट एसईओ, बेसिकली ये गूगल के एल्गोरिदम बदलते बदलते नामों तक पहुँचे हैं। असल में अगर जब हम पहले चले जाए ना, सबसे पहले चले जाए, मतलब मैं जब 2012 में किसी वेबसाइट की एसईओ कर रहा था तो उस वक्त मैं ऑन साइट एसईओ ही करता था, यानी टेक्निकल एसईओ के नाम से कुछ नहीं था। लेकिन गूगल ने खुद से ही एल्गोरिदम दिया और उसने कहा कि भाई ये जो टेक्निकल एसईओ, इसको यूँ करो, डिवाइड कर दो। तो इसके जो टेक्निकल पार्ट्स है ना, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ इस कमरे में मैं बैठा हुआ पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो पढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकल है। मिसाल के तौर पर फैन, एसी, ये वाली चीज़ सबसे बड़ी टेक्निकल चीज़ है, बीजीए की केबल, हाँ, यही नहीं होगी तो मैं कैसे कनेक्ट करूँगा? ये सारी चीज़ें टेक्निकल है, मगर ये क्लास नहीं है। ये क्लास तो वो है जो मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो मैं भी नहीं पढ़ा पाऊँगा ना। सो इसको हम बोल रहे हैं टेक्निकल पार्ट। इसी तरह आपकी वेबसाइट के भी बहुत सारे टेक्निकल पार्ट्स हैं। उस टेक्निकल पार्ट्स में से उस पार्ट को वो कहता है कि ये वाले पार्ट जो है ना, ये टेक्निकल एसईओ की कैटेगरी में आ जाएंगे। और ये जो कैनोनिकल है, इट इज़ अ वन ऑफ टेक्निकल एसईओ पार्ट, ठीक है। एक तो हमें ये पता लग गया।
और अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जहां पर डुप्लीकेट है वहां पर जाकर उसके हेड में जाकर कैनोनिकल का टैग लगा देंगे। ओके, अब जरा नीचे है। कैनोनिकल का टैग लगना कैसे है, सिंटेक्स देख ले इसका। ये आपको पूरे का पूरा टैग ऐसे ही कॉपी करना है हर दफा। मेरे पास 10 क्लाइंट्स होंगे ना, उन पे मैंने कैनोनिकल लगाना है, सिर्फ और सिर्फ यूआरएल चेंज होगा, टैग सेम रहेगा। क्या टैग है ये? लिंक। कोई बताएगा मुझे लिंक का टैग मैंने और कहाँ पे डिस्कस किया आपसे? किया है मैंने, कहाँ पे किया? शाबाश, एंकर में। और नहीं, एंकर में तो लिंक लगता। गुड। फेविकॉन में डिस्कस किया, फेविकॉन भी लिंक के टैग से लग रहा था, ठीक है। इसी तरह कैनोनिकल भी लिंक के टैग से लग रहा है। टैग क्या है इसका? लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल। उसका रिलेशन क्या था फेविकॉन का? शॉर्टकट आइकॉन। वहां कहते थे शॉर्टकट आइकॉन, यहां पर कह रहे हैं भाई ये क्या है? कैनोनिकल है। आगे क्या कह रहे हैं? HTTPS और पूरा URL। अब हम क्या कह रहे हैं भाई? क्या ये रहे हैं कि भाई आप कोर्सेज के पेज पर हो, लेकिन इसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वो असल में हम कहाँ से लाए हैं? होम के पेज से लाए हैं। तो आपने क्या करना है? होम के पेज को क्रॉल करना है। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना है कि इन्फॉर्मेशन हम किसको दे रहे हैं। अगर हम ये कहेंगे आपके पेज पे आ कौन रहा है, आपके पेज पे कौन आ रहा है? नंबर 1 क्रॉलर, नंबर 2 यूजर, सिंपल विजिटर। मैं कह दो लोग आ रहे हैं ना, एक क्रॉलर आ रहा है और एक विजिटर आ रहा है। अब विजिटर जो है, विजिटर को इस चीज से तो कुछ लेना देना नहीं है ना कि भाई इसको क्रॉल करना है इसको क्रॉल नहीं करना। विजिटर ने तो इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। विजिटर आएगा पढ़ेगा, इसका मतलब है रीडायरेक्ट वो किसको कर रहा है? विजिटर को रीडायरेक्ट नहीं कर रहा, वो क्रॉलर को सिर्फ रीडायरेक्ट कर रहा है। वो कहता है इस इन्फॉर्मेशन के लिए क्रॉल किसको करना है? तुमने होम के पेज को करना है, ठीक है। किस पेज को करना है उस पेज का लिंक मैंने यहाँ पे लिख दिया, और पूरा लिंक लिखना है। जैसे मैं कहूँ ना भाई मेरी एक वेबसाइट है, लिंक बता दे रहा हूँ मैं, HTTPS कैप्स ऑन है, ये छोटा सा लिंक लिखने लगा। अब ये मेरा लिंक बन गया। अब मैंने कहा कि भाई आए तो तुम कोर्सेज पर हुए हो, लेकिन क्रॉलर को मैं कह रहा हूँ, कि आए आप कोर्सेज पर हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कंटेंट ऐसा पड़ा हुआ है। अब वो ये किस कंटेंट के लिए उसको उधर लेकर जाएगा? सिर्फ उस कंटेंट के लिए लेकर जाएगा जो कैनोनिकल में कॉमन होगा, यानी कि जो कॉमन कोर्सेज पर भी होगा, जो कोर्सेज पे भी लिखा हुआ है, जो होम पे भी लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि भाई ये कोर्सेज का नहीं है, कोर्सेज पे कॉपी पड़ी हुई है, असल कहाँ पड़ा हुआ है? होम पे पड़ा हुआ है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि इंडेक्सिंग जो करनी है उसने, तो इंडेक्स पेज के लिए वो किस पेज को कंसीडर करे? होम पेज को, यानी इंडेक्स के पेज को कंसीडर करे और उसको रैंक करे। और अगर इस तरह करेगा तो कभी वो कोर्स को कर देगा, कभी वो इंडेक्स को कर देगा। उसको प्रॉपर्ली रैंक नहीं होगी तो मेरा कंपटीटर इसका फायदा उठाएगा और वो ऊपर आ जाएगा कैनोनिकल यूज करके, अपनी वेबसाइट पे कैनोनिकल यूज करके ऊपर आ जाएगा। समझ में आई बात नहीं? एक चीज हमें और भी पता लगी, इट इज अ टाइप ऑफ रीडायरेक्ट बट नॉट फिजिकल रीडायरेक्ट। अगर फिजिकल रीडायरेक्ट होता तो यूजर भी जाता, यूजर नहीं जा रहा उधर। मैं www.dckitchen/courses लिखता हूँ, मैं कोर्सेज पर ही आ रहा हूँ, लेकिन जब क्रॉलर आता है तो वो घूम के चला जाता है उधर वापस। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये कैसे लगना है इसका आपने देख लिया सिंटेक्स। लिंक यानी कि एज इट इज आपने वेबसाइट पे लगाना है। रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, ये फाइल आपसे शेयर करूंगा। href इक्वल्स टू URL। href URL का क्या मतलब है? कि पूरे का पूरा URL आ गया इसमें, और एग्जैक्ट URL लिखना है। अगर मैं चाहूंगा ऐसे लिख दूं index.html, कि भाई मेरी वेबसाइट पर ही है, मुझे क्या जरूरत है? नो, नॉट एक्सेप्टेबल। आपने HTTPS के साथ मुकम्मल URL लिखना है। अच्छा, अब जरा एक चीज और समझते हैं, लॉजिक, एक लॉजिक और समझिए। बात तो मुकम्मल होगी हमारी कैनोनिकल की, लेकिन एक लॉजिक और समझते हैं। मेरी एक वेबसाइट है, इधर आ, इस जगह पर आया और मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखता हूँ, प्रोफेशनल किचन का ही नाम लिख लेते हैं। चले, फैन बंद कर दे, मेरा ख्याल है मेरा गला ठीक नहीं है, अब तक आवाज भी सही नहीं जा रही। फैन बंद कर दो बेटा दोनों। जी, ये इसमें मैं क्लिक करता हूँ।
जहाँ पर जल्दी खुल जाए वहाँ पर खोल लेते हैं। नेट कौन सा चल रहा है? HPTCL। चलो ये तो प्योर प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट खुल गया। चलो अच्छा ऐसे लिखा हुआ आ गया इसलिए खुला ना। लिखा गया प्रोफेशनल किचन। आ गया, इस पे क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए ये वेबसाइट मैंने खोली है। ये मैं आपको जरा कैनोनिकल का कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। मैं साथ इसका कोड भी खोलूंगा। ये वेबसाइट है बेसिकली क्या वेबसाइट है समझ लें, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org। तो ये एक मेन पेज इसका खुल रहा है। अब जब मैं इसको दोबारा से खोलूंगा ना डुप्लीकेट करके, फिर देखते हैं। नेट स्लो है, बहुत ही स्लो हो गया, सिग्नल यहाँ पर बिल्कुल ही वीक हो गया। मोबाइल का यूज़ कर लेते हैं हम। हाँ ऊपर इसके सिग्नल ठीक थे। नहीं नहीं वो ठीक था, पहले मैं अपना चला रहा था ना, हम ऊपर गए थे। पहली क्लास इन्होंने ऊपर दिलवाई है, मैं दूसरी नीचे लेकर आया। मैंने जगह सब कुछ एक केबल का मसला है, जो केबल उतार के नीचे ले ना कुछ क्यों नीचे। अब चेक करिए। हो गया। अच्छा अब ये URL आ रहा है dckitchen.org के साथ, होम पेज खुल रहा है। अब मैं आगे जाकर जो करता हूँ एक काम करता हूँ, /index.html। अब आपने कैनोनिकल की साइंस समझनी है क्या है। मैंने लिखा, एंटर किया, कौन सा पेज खुलेगा? यही पेज खुलेगा। मतलब ये भी कॉपी है। इसका तो मतलब यही हुआ ना कि एक ही पेज है मगर दो अलग अलग नामों से खुल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर कंफ्यूज है वो। मैं क्या क्रोलर फिर कंफ्यूज होगा क्या नहीं होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला कैनोनिकल क्या है, आपकी वेबसाइट का नाम। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो ये वाला कैनोनिकल आपने यूज करना है। अब ये वाला कैनोनिकल कहाँ पे यूज हो रहा है? ये होम पेज पे यूज हो रहा है। पहले दूसरा कैनोनिकल मैंने कहाँ यूज किया? कोर्सेज पे यूज किया, क्योंकि वहां पर कंटेंट यूज कर रहे थे। लेकिन ये टेक्निकल सा कैनोनिकल बन रहा है कि असल में होता क्या है कि इंडेक्स की जो फाइल है, जब मैं उसे ऑफलाइन चलाता हूँ तो इंडेक्स के बगैर तो वेबसाइट नहीं खुलती, आपकी नहीं खुलती ना। लेकिन जब मैं उसको अपलोड कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स की फाइल को ही पिक कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो चीज़ें स्टोर की हैं वो तो दो चीज़ें ही स्टोर हो रही है ना एक चीज़ के लिए। ऑटोमेटिकली भी वो उसी वेबसाइट पर आता है और इंडेक्स लिखने से भी उसी वेबसाइट पर आता है। तो इसका मतलब एक कैनोनिकल मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि भाई ये दो चीज़ें अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो सिर्फ एक को ही क्रॉल करो, दूसरे को क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब जरा कंट्रोल यू करें, इसके कोड में आ जाए जी। क्या ढूंढना है? कैनोनिकल ढूंढना है, ठीक है जी। ये आ रहा है लाइन नंबर 13 में, लाइन नंबर 13 में लगा हुआ है। अच्छा ये कैनोनिकल क्या लगा हुआ है देखें जरा, कैनोनिकल पढ़ लें जरा क्या है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ आपको। पता लगे कैनोनिकल क्या है जी? पूरा URL है, index.html नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है, इंडेक्स की फाइल में मैं हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई इंडेक्स की फाइल को नहीं करो तुम, ठीक है। इंडेक्स की फाइल को करने की बजाय आप कैनोनिकल किसको कर दो? वेबसाइट को। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो असल किसको समझे? इंडेक्स को नहीं समझे, बल्कि मेरी वेबसाइट को असल कंटेंट समझे। ये सबसे बड़ा कैनोनिकल है
जो हम अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल करते हैं। और अब आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या ये ऐसा कैनोनिकल है कि किसी एक वेबसाइट में होना चाहिए? नो, ये तो हर वेबसाइट पे स्टैंडर्ड लगाने ही लगाने आपने, लगाने ही लगाने ना, नहीं तो क्या करेगा वो दो को क्रॉल कर रहा होगा, एक की बजाय दो को क्रॉल करेगा। तो ये लगाने का तरीका देखिए कितना सिंपल सा, क्या किया मैंने, सिर्फ सिंपल मैंने वेबसाइट का यूआरएल दे दिया, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल href इक्वल्स टू मेरी वेबसाइट का नाम, बस। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इंडेक्स की फाइल में कैनोनिकल यूज कर रहा हूं, तो मैं करूं भाई इंडेक्स को क्रॉल नहीं करना, इंडेक्स की बजाय किसे क्रॉल करना है, होम पेज को क्रॉल करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैंने क्रॉलर को आसानी पैदा कर दी, मैंने क्या क्रॉल करना है, कंफ्यूजन खत्म हो गया। सो ये तो सबसे पहला एक स्टैंडर्ड कॉमन कैनोनिकल होगा। बाकी के जितने भी कैनोनिकल्स होंगे वो सारे डिपेंड्स कर रहे होंगे कि है कि नहीं है, अगर है तो कहाँ पे है। दूसरी चीज आपको एक और चीज ध्यान में लानी है कि भाई ये जो कैनोनिकल है, इस तरह तो हमारे जहन में ये भी आता है कि भाई ये जो कोर्सेज का पेज था ना, इस पेज के ऊपर कुछ कंटेंट मैंने होम से लिया था, तो कुछ कंटेंट मैंने अबाउट अस से भी लिया था, कुछ कंटेंट मैंने गैलरी से भी लिया था। सो एक कैनोनिकल लग गया, अब एक और कैनोनिकल लगाते हैं। अब किसका कैनोनिकल लगाएं, अब अबाउट अस का कैनोनिकल लगाएं। तो ये तो क्रॉलर बेचारे को हमने दिक्कत में डाल दिया ना, वो ऐसे ही करेगा, कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है, एक जगह नहीं बैठ रहा ना। आप सिर्फ एक कैनोनिकल यूज कर सकते हैं किसी भी फाइल में, आप सिर्फ एक कैनोनिकल, एक से ज़्यादा कैनोनिकल यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कंटेंट को भी इतना रोटेट नहीं करना। हाँ, हमें ऐसे नहीं करना कि एक ही कंटेंट मल्टीपल पेजेस पे लिख दें, क्योंकि उसमें क्रॉलर सब कुछ ठीक होगा, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद हम प्रॉपरली क्रॉल नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि कभी हमारा एक पेज क्रॉल हो जाएगा तो कभी हमारा दूसरा पेज। तो हमें पेज पे अपनी वेबसाइट के जितने भी टैब्स बनाने हैं, उन टैब्स के अंदर हमने कोशिश करनी चाहिए कि यूनिक कंटेंट लेकर आए। ये यूनिक कंटेंट इस वक्त प्लेजरिज्म का इशू नहीं है, कॉपी का कंटेंट इशू नहीं है। इस वक्त जो इशू है हमारे साथ, वो इशू ये है कि कहीं भाई कैनोनिकल के चक्कर में ये ना हो कि इसको भी कर रहा हो और इसको भी कर रहा हो, तो हमारे ही दो पेजेस ऊपर नीचे घूमने लगे हुए हैं, तो हमने कंपटीटर से क्या मुकाबला करना है। ठीक है, तो इसका फायदा कौन उठा रहा होगा, कंपटीटर, क्योंकि उसकी वेबसाइट पे ऐसा कुछ इशू नहीं होगा। सो हम एक वक्त में सिर्फ एक कैनोनिकल का टैग यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा कैनोनिकल के टैग यूज नहीं कर सकते। ठीक हो गया, आई होप आपको कैनोनिकल की सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। हाँ, यूज वन कैनोनिकल टैग पर पेज, हर पेज के ऊपर एक कैनोनिकल, और आपको होम पेज का कैनोनिकल का भी समझ में आ गया। और ये एसईओ का बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी अगर हमने सिर्फ कुछ भी नहीं किया होगा ना, और उसके फौरन बाद सबसे पहला काम मैं कैनोनिकल का करूंगा, तो एकदम मुझे स्कोर मिलेगा, एसईओ स्कोर मेरा बढ़ेगा एकदम, सिर्फ कैनोनिकल लगाने की वजह से। सो कैनोनिकल एसईओ का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। अच्छा ये देखिए, जरा वर्डप्रेस की वेबसाइट आ गई है। हाँ, कि भाई अगर आपके पास वेबसाइट वर्डप्रेस की होगी तो आप वहां पर कैसे कैनोनिकल यूज करोगे। अगर हमारे पास वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी होगी तो कैनोनिकल कैसे यूज करना है, ठीक है। देखिएगा जरा कैसे यूज कर रहा हूं, इस पूरी तस्वीर को देखें। ये वर्डप्रेस का मैंने इंटरफेस दिया आपको जी, ये लेफ्ट साइड पे उसका मेन्यू आ रहा होगा ऐसे ही जब आप वर्डप्रेस खोलोगे, ये लिखा हुआ है एसईओ, और उसके साथ एक वाई का सिंबल सा बना हुआ है, छोटा सा बना हुआ है ना, ये क्या है। अच्छा, एक उसने क्या कहा जी, सबसे ऊपर उसने क्या कहा, सबसे उसने पहले क्या कहा, उसने यूज्ड आ रहा है, ये प्लगइन का नाम है। जैसे मैं अभी एसईओ कर रहा हूँ, आप देख रहे हो ना, मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा, कोई एप्लीकेशन भी यूज नहीं कर रहा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, कोडिंग में जाकर कर रहा हूँ। लेकिन वो ये कहता है कि अगर आपने वर्डप्रेस में एसईओ करनी है तो आपको प्लगइन्स की, एप्लीकेशंस की जरूरत है। ठीक है, उनको हम कॉल कर रहे हैं प्लगइन्स, एड-इन्स। तो कहता है ये प्लगइन है, कौन सा प्लगइन है जी, योस्ट। वैसे तो बहुत सारे प्लगइन्स होंगे वर्डप्रेस के अंदर, बहुत सारे प्लगइन्स होंगे जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एसईओ के लिए। और ये बहुत छोटा सा इनका पार्ट होता है जो फ्री होता है, बाकी मोस्टली इनका जो पार्ट होता है वो पेड होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्लगइन बाय करना पड़ेगा, बाय प्लगइन करके हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं यहां लिखता हूं टॉप 5 टॉप
10 वर्डप्रेस प्लगइन्स। अब वर्डप्रेस प्लगइन्स और वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन्स, इनमें फ़र्क है, ठीक है। वर्डप्रेस का तो मतलब है पूरी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनती ही प्लगइन्स के साथ है। और ये मैंने शुरू के लेक्चर में आपको बताया था कि इसको मैं इसलिए प्रायोरिटाइज भी नहीं करता हूँ कि प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स जो होती हैं उनकी एक लाइफ होती है, उन्होंने बार बार अपडेट होना। जैसे आपके पास वो होता है व्हाट्सएप, मोबाइल पे होता है ना, समटाइम उसकी बिल्कुल फंक्शनैलिटी डेड हो जाती है। आप सबसे पहले क्या सोचते हैं, जैसे ही उसकी फंक्शनैलिटी डेड होगी आपके जहन में या तो ख्याल आएगा कि भाई इनके सर्वर पे कुछ हुआ है, और दूसरा ख्याल आएगा कि आपकी कोई अपडेट आई हुई है, तो भाई पहले अपडेट करके देख लेते हैं। और आप वाकई जब अपडेट पर जाते हो तो पता लग जाता है अपडेट आई हुई है। इसका मतलब उसको अपडेट नहीं करेंगे तो उसकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होगी। सेम इसी तरीके से इसको अपडेट नहीं करेंगे तो इसकी भी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होगी। मैं लिखता हूँ टॉप 5 वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन्स, ठीक है। ये लिस्ट में आ जाएंगे आपके पास, वो नीचे जो आ रहे हैं वो वैसे ही प्लगइन्स आ रहे हैं। ये देखिए कितने सारे आ गए इस तरह। ये सब मैंने इसलिए बताया कि घर में बैठ के आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन प्लगइन्स है ना, उसमें से एक योस्ट है और एक रैंक मैथ है। मेरे पास जो ज़्यादातर वेबसाइट्स आएंगे कभी एसईओ करने के लिए, तो हम उसमें ये वाले प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। यहाँ रैंक मैथ सबसे अच्छा जो है वो योस्ट का है, ठीक है। अब आ जाए वापस स्लाइड में, और ये देखें ये लगा हुआ है एसईओ। अब ये पता लग रहा है ये योस्ट का है। अब योस्ट खोलोगे आपको यही आइकन नजर आएगा उसका भी, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि अगर आपने यहाँ पर कैनोनिकल कॉन्फ़िगर करना है तो आपने क्या करना है, योस्ट में आना है, प्लगइन पर क्लिक करना है, उसके बाद ये राइट साइड पर आपको ऑप्शन नजर आएंगे कि ये चीज़ें खुल जाएंगी आपके सामने। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडवांस, और नीचे आओ, नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैनोनिकल। अब यहाँ पर कोड नहीं लिखना, वहाँ पर क्या लिखा था, टैग लिखा था ना एक हमने, यहाँ पर टैग नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना है, एचरेफ। एचरेफ भी नहीं लिखना, वो भी कोड है। यहाँ पर क्या लिखना है, HTTPS, जो मैंने नोटपैड में लिखा था, बस सिंपल URL यहाँ पर पेस्ट कर देना है बस, और इसको सेव कर देना है। तो क्या हुआ, कैनोनिकल का प्लगइन लग गया, कैनोनिकल का ऑप्शन हमने सेट कर दिया, उसको स्कोर भी मिल जाएगा इसका, ठीक है। अब आ जाए वापस नीचे, और क्या दिया एंड पे। अच्छा, अब आगे क्या आ रहा है, नो इंडेक्स। ये क्या होता है, अभी से अगला टॉपिक हमने शुरू करना है। नो इंडेक्स क्या चीज़ है, नो इंडेक्स नाम से अंदाजा हो रहा है ना हमें कि भाई आप अपने पेज को इंडेक्स करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते हो। तो क्या कह रहा है, कहता है अगर आप किसी खास पेज को इंडेक्स नहीं करवाना चाह रहे, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ देर के लिए आपने उस पेज पर कुछ मेंटेनेंस शुरू कर दी, ठीक है। सो आप चाह रहे हो कि अभी ये क्रॉल ना हो, क्योंकि अगर वो अंडर मेंटेनेंस क्रॉल होगा तो सारा सही इन्फॉर्मेशन तो यूजर्स तक नहीं जाएगी ना उस पर, क्योंकि अभी तो आप उसमें काम करवाने लगे हुए हो। जैसे इस कमरे में पेंट होना होगा तो वो बंद कर देंगे इसे थोड़े दिनों के लिए, जब वो पेंट हो जाएगा उसके बाद क्लासेस दोबारा से शुरू करा देंगे वो। सेम इसी तरीके से वो कहता है जब आपका कोई पेज अंडर मेंटेनेंस चला जाए तो आप उसको बेशक ऑनलाइन रखना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ रैंक ना हो, रैंकिंग उसकी रोकना चाह रहा हूँ, तो इंडेक्सिंग नहीं करवाऊंगा, इंडेक्स होने से रोक दूंगा। तो कह रहा है पेज के ऊपर जाएं और वहाँ पर ये टैग लगा दो, और ये वाले टैग आपको वर्डप्रेस में भी नजर आएंगे। वहाँ पर ये कैसे नजर आ रहे होंगे, चेक बॉक्स की शक्ल में, सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स चेक बॉक्स बना होगा, उस पर टिक मार्क करोगे ना तो सामने लिखा होगा नो इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें नो इंडेक्स करना होगा तभी उस चेक बॉक्स को इनेबल करेंगे, अगर नो इंडेक्स नहीं करना तो इसे ऑन करने की जरूरत नहीं है। अब ये कैसे लिखना है हम लोगों ने, मेटा, ये कहाँ पे आएगा टैग, हेड में आएगा, ये भी हेड में आएगा। याद रखें सिंपल, मेटा नाम के जितने भी टैग हैं सारे हेड में आने हैं। मेटा नेम इक्वल्स टू रोबोट्स, कंटेंट इक्वल्स टू नो इंडेक्स। अच्छा, दूसरे में भी एक ही बात लिखी है, थोड़ा सा फर्क किया है, मेटा नेम इक्वल्स टू गूगल बॉट। रोबोट लिखने का क्या मतलब है कि कोई भी क्राउलर इसे क्राउल ना करे, इंडेक्स ना करे, कोई भी क्राउलर इसे इंडेक्स ना करे। और गूगल बॉट का मतलब है कि सिर्फ गूगल बॉट इसको इंडेक्स ना करे। जब अच्छी बात है हम रोबोट लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि किसी और को भी नहीं करना चाहिए ना, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ क्राउलर गूगल के बॉट की हो या गूगल के क्राउलर की हो तो फिर हम गूगल बॉट लिख देंगे, ठीक है। चलो, और नीचे आए, बस खत्म होगी बात। ये था हमारा टॉपिक कैनोनिकल का। अच्छा, अब एक और टॉपिक साथ में हमने अटैच करना है इसके, हेडिंग स्टाइल क्या होती है। हेडिंग स्टाइल तो सबको पता है ना वेबसाइट में,
अभी मैं आपको एक वेबसाइट दिखा भी रहा था, ये। अब हमने क्या किया, कीवर्ड को लेकर आए कहां पर, हेडिंग में। उसके बाद कीवर्ड को लेकर आए कहां पे, मेटा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, अब हमने तीसरा काम क्या करना है, अब हमने कीवर्ड को लेकर आना है हेडिंग में। और आपने कोशिश करनी है कि आपके कंटेंट का एक हेडर हो और उस हेडर को आप इस तरीके से डिजाइन करें कि आप उसमें अपने कीवर्ड को एडजस्ट करें। देखिए हमने इसमें कीवर्ड एडजस्ट किया है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, यही हमारा मेन कीवर्ड है। कई लोग होते हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज नहीं किया होता, तो वो कहाँ से बात शुरू करते हैं, वेलकम टू पीक सॉल्यूशंस, वेलकम टू द स्किल इंजीनियरिंग, वेलकम टू XYZ कंपनी। अब ये जो वेलकम टू XYZ कंपनी और इसको लिख दिया उन्होंने हेडिंग 1 में, तो इसका मतलब हुआ कि उन्होंने H1 को ज़ाया कर दिया, क्योंकि ये H1 का टैग आपको रैंक करवाने में बहुत रोल प्ले करेगा। तो आपने जब H1 का टैग यानी हेडिंग स्टाइल्स के टैग यूज़ करने हैं, तो आपने हेडिंग स्टाइल्स के टैग को प्रॉपरली इस्तेमाल करना है अपने कीवर्ड्स के लिए। अब आप देख लो यहाँ पर क्या लिखा है अपने, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। और एक और चीज़ भी नोट करें, H1 का ये लेआउट नहीं होता, ये बिल्कुल ही डिफरेंट शक्ल में नजर आ रहा है। जब मैंने आप लोगों को हेडिंग स्टाइल बताई थी तो वो तो बड़ी सिंपल सी थी हेडिंग स्टाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल क्राउलर को फॉर्मेटिंग से कुछ लेना देना नहीं है। असल में किया क्या हुआ हमने ये हुआ है कि इसका जो फॉर्मेट है, यानी जो इसको जो हमने फॉर्मेटिंग की है ना, वो CSS के थ्रू की हुई है। CSS कोडिंग के थ्रू इसको फॉर्मेट को खूबसूरत बनाया हुआ है। लेकिन जो CSS का कोड इसको लगाया हुआ है उसको हमने H1 के अंदर यूज किया हुआ है। यानी इधर से हमें ये पता लग रहा है कि गूगल बेसिकली फॉर्मेटिंग के लिए आपको H1 यूज करने को नहीं कह रहा, बल्कि वो स्ट्रक्चर के लिए कह रहा है कि H1 से लेकर H6 तक एक हेडिंग का स्ट्रक्चर है। और वो ये कहता है कि H1 जो है वो बड़ी हेडिंग है, H6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग है। तो कहता है भाई आपने जब भी हेडिंग्स को इस्तेमाल करना है तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हेडिंग्स को इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे कि हेडिंग को अपने कोड में लेकर आएंगे। ये देखा था ना हमने कोड में लाना, बॉडी के अंदर है ये हेडिंग हमारे पास। थीम्स, अच्छा ये जो है ना, बिल्कुल जब प्लगइन में जाएंगे उसमें जाएंगे ना, वर्डप्रेस में तो पेड होंगी ना। यहाँ पर कोई थीम नहीं यूज किया हुआ, यहाँ पर हमने CSS यूज की हुई है। यहाँ पर CSS भी कोडिंग है, यानी CSS की कोडिंग अगर आप सीख लेते हैं तो आप पेज डिजाइन खुद कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम देखेंगे ना वर्डप्रेस के जो थीम होते हैं वो भी एडजस्टेबल होते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं आप उनको। वो कब करेंगे आपने मॉडिफाई, जब आपको CSS आता होगा। लेकिन ये CSS का और थीम का इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है SEO के साथ। SEO बिल्कुल अलग चीज़ है, और ये फॉर्मेट ये आपकी वेबसाइट डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख रहे हो तो फिर आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, यानी आपको CSS में मास्टर होना चाहिए कि भाई आपने उधर कोई थीम यूज़ किया वर्डप्रेस में, अब आपको लग रहा है कि इस थीम को मैं चेंज करूं, तो जब आप CSS में मास्टर हो गए आप उसके कोड में जाकर उस थीम को अपनी मर्जी के मुताबिक उसके कलर्स भी चेंज कर लोगे। अच्छा, अब आए जरा इधर वेबसाइट में वापस। ये इंडेक्स वाली फाइल है, चलो इसी को पिक करते हैं। पहले ये देखते हैं कौन सी, इसमें खोलते हैं जरा। क्रोम अच्छा नहीं चल रहा जी, खुल गई। क्या है जी इसका हेडिंग, ये मैं इसी को कॉपी करता हूं फिलहाल, Ctrl+C, और इसका कोड लो, इसको जरा फाइंड कर लें। नंबर 1 सबसे पहले तो देखें इशू क्या है, H2 यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था H1। स्ट्रक्चर तो यही है ना, H2 से तो हेडिंग स्टाइल नहीं शुरू होते। सो हमें कोशिश यही करनी है कि हमेशा अपनी हेडिंग स्टाइल्स को H1 से शुरू करें और H1 पे एंड करें। अब ये है बेसिकली, और ये बीच में मैंने क्या किया है, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, सपोज करेंगे ये उसका मेन कीवर्ड है। सो हमने ये वाला उसका कीवर्ड इसमें एडजस्ट कर लिया, और ये कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पर एग्जांपल मैंने खोल के दिखाई है आपको, ये वेबसाइट खुली है, ये इसको मैंने चेंज किया। ठीक है, इसको ज़रा सेव करें और इस पर आए।
इसमें उसमें फ़र्क है ना, इस डिज़ाइन में और प्रोफेशनल किचन वाले डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है हमें। वो थीम यूज़ किया हुआ है उसमें, यानी कि CSS यूज़ किया हुआ है उसमें, और इसमें ऐसे नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक चीज़ तो हमें ये नहीं समझनी कि कोई HTML का टैग है जो SEO करवा रहा है। HTML का टैग स्ट्रक्चर बता रहा है सिर्फ, कहता है कि भाई ये स्ट्रक्चरल टैग है, और वो आपको ये कहता है जैसे आप बुक्स पढ़ते हैं तो उस पर लिखा होता है ये पहला टॉपिक है, उस पर 1 लिखा होता है ना, उस आगे से दूसरा टॉपिक शुरू होता है, उसका सब टॉपिक शुरू होता है, तो आगे लिखा होता है 1.1। फिर उसके बाद जब उसी का अगला टॉपिक शुरू होता है तो उस पर लिखा होता है 1.2। अब जब 1.2 के आगे से मजीद सब टॉपिक्स हैं तो क्या लिखा होगा 1.2.1। यही बिल्कुल एग्जाम्पल है आपकी हेडिंग स्टाइल्स की। कहता है आपने जो कंटेंट लिखना है ना उसको हेडिंग में लिखना है, ताकि गूगल को समझ में आ जाए कि आप किस चीज़ को मेन टॉपिक बता रहे हो और किस चीज़ को अपना सब टॉपिक बता रहे हो। सिर्फ ये चाहिए उसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए वो हेडिंग स्टाइल लगा रहा है। जितनी इंपॉर्टेंस अभी मैंने कैनोनिकल को दी है, इसी तरह अगर आपने हेडिंग स्टाइल नहीं लगाई या प्रॉपर तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं किया हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं यूज़ करना, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब 6 4 5 इस तरह नहीं करना, ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाएगा, तो इससे भी आप रैंक नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद अब आगे देखें, अब हमें एक और चीज़ पता लगी कि भाई टाइटल में भी कीवर्ड नज़र आ गया, मेटा में भी नज़र आ गया, फिर हेडिंग में भी नज़र आ गया। अब हम कह रहे हैं आगे, अब आप ये देख रहे हैं कि पैराग्राफ्स हम छोटे छोटे लिखते हैं। ये देखिए छोटा सा पैराग्राफ है, पहले वाला खास तौर पर, पहले वाला पैराग्राफ हमने बहुत छोटा रखा है और उसके अंदर हमने कीवर्ड भी लगा दिया। पहली लाइन देखें, पहला पैराग्राफ का सेंटेंस भी बहुत छोटा रखा हुआ है हमने, लंबा सेंटेंस भी नहीं रखा हुआ, ठीक है। सो अब हमने क्या लिखा, वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर इन पाकिस्तान, ठीक है। अब देखिए क्या किया मैंने, कंटेंट के लिए पर्पसफुल तरीके से हम लोगों ने बीच में अपने कीवर्ड को यूज़ किया। हमने कीवर्ड को ऐसे यूज़ नहीं करना कि लिखा हुआ आ रहा हो तो पता लग रहा हो कि बस ये कीवर्ड लिखने के लिए इन्होंने यूज़ किया, बल्कि हमने अपने कंटेंट के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस बनाकर फिर हमने बीच में कीवर्ड को एडजस्ट कर दिया। सो अब हम यहाँ पर कीवर्ड ले आए, अब एक और जगह पे कीवर्ड आ गया, पैराग्राफ में भी कीवर्ड आ गया। अब ये वाला जो कीवर्ड हमें पैराग्राफ में नजर आ रहा है, बेसिकली नीचे आकर देखो जरा, यही है लिखा हुआ है ना। अब मैं उसको देख रहा हूँ जो ऑफलाइन फाइल है, उधर से मैं आपको ऑनलाइन दिखा रहा हूँ, इधर से मैं ऑफलाइन पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। क्या लिखा हुआ है, ये पी का टैग लगा है, यानी कि ये पैराग्राफ आ गया। और क्या लिखा है हमने, आर यू लुकिंग फॉर द बेस्ट सोफा कारपेट सर्विसेज इन लाहौर। यहाँ पर तो कोई कीवर्ड है ही नहीं है ना, बिल्कुल ना कीवर्ड है और ना हमने बोल्ड किया हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, आर यू लुकिंग फॉर द बेस्ट सोफा। मैं कहता हूँ यहाँ से मेरा कीवर्ड शुरू हो रहा है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर टैग लगा दिया, मैं कहता हूँ ये मेरा कीवर्ड था। इस दफा मैंने इसको कौन सा लगाया, बी का टैग। बी का टैग भी लगा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग का टैग भी लगा सकते हैं। अब ये पैराग्राफ है, अगर हम ये देखें तो भाई वो जो हेडिंग लग रही थी, हेडिंग 1 बड़ी थी तो हेडिंग 6 छोटी थी ना। हमारे जहन में ये आता है कि भाई हेडिंग 6 क्योंकि छोटी है तो वो पैराग्राफ के साइज में एडजस्ट हो सकती है, तो हम उसको यूज कर लेते हैं। नो वे, क्योंकि आप हेडिंग स्टाइल को कभी भी पैराग्राफ में नहीं ला सकते, क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरली ये मिसमैच कर रहे हैं। हेडिंग जो है वो पैराग्राफ का हेडर है, तो आप कैसे हेडर को पार्ट ऑफ पैराग्राफ बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना। अब ये चीज़ है जो गूगल को समझनी है। गूगल ये कह रहा है कि कहाँ पर आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर समझाना है मुझे कि ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में पैराग्राफ के एलिमेंट्स आने चाहिए सिर्फ। सो पैराग्राफ के अंदर अगर आपने अपनी किसी बात पर फोकस करना है, एम्फेसिस करना है, उसको इंपॉर्टेंस देनी है, उस पर जोर देना है, तो उसके लिए हम 2 टैग यूज कर सकते हैं, या तो बी का या स्ट्रॉन्ग का। बी को भी बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग को भी बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं। बी की जो लाइफ टाइम है वो बहुत है, यानी कि जब शुरू में HTML आई थी तो सबसे पुराना टैग जो है वो बी का है। स्ट्रॉन्ग का टैग जो है वो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है। चलो अब इसको भी हम सेव कर लेते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास एग्जांपल नजर आ रही थी, ये वाली थी, आ गया ये। अब देख रहे हो बोल्ड हुआ है। अगर मैं यहाँ पर H6 लगाऊंगा ना तो भी बोल्ड ही हो जाएगा, लेकिन गूगल जो है मेरे पॉइंट्स माइनस करेगा, फिर वो कहेगा कि भाई आप तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट को एक सब एलिमेंट में इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि ये आपका पैराग्राफ है। पैराग्राफ में आप हेडिंग किसी भी तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। सो हमें ये देखना और कोशिश करनी है कि आप हेडिंग्स को सिर्फ वहां लेकर आए जो यहाँ तो आपके हेडर्स हो या और आपके कीवर्ड्स भी हो,
क्योंकि आपने उसको फोकस करके कीवर्ड भी बताना है, क्योंकि ये रिकग्नाइज कर रहे हैं ना। देखना, अब आपको ये अंदाजा हो गया कि गूगल एल्गोरिथम खुद ढूंढ रहा है कि आपके पूरे पेज में हेडिंग्स कहाँ हैं। जब वो हेडिंग्स को ढूंढ रहा है तो इसका मतलब क्या, वो इसलिए कर रहा है कि प्रायोरिटाइज करने के लिए ढूंढ रहा है। तो उधर अगर हमारा कीवर्ड होगा तो बहुत जल्दी रैंक होगा। अगर हेडिंग में हमारा कीवर्ड मौजूद होगा तो बहुत जल्दी रैंक करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, हमें हाइपरलिंक्स बनाने हो तो बना सकते हो ना। हाइपरलिंक्स बनाने भी बहुत ज़रूरी है। वैसे गूगल हमें कहता है कि 100 हाइपरलिंक्स, मतलब ये नाम से तो लग रहा है बहुत सारे हैं। वो कहता है पूरी वेबसाइट में आपके 100 हाइपरलिंक्स होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कंटेंट भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आपका, और फिर वही पर्पजफुली हाइपरलिंक्स होने चाहिए, जोर ज़बरदस्ती वाले हाइपरलिंक्स नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि हर 2 वर्ड्स के बाद कलर चेंज हुआ नजर आ रहा है, पता लगा ये भी हाइपरलिंक है, फिर 2 वर्ड पढ़े फिर हाइपरलिंक, फिर 2 वर्ड पढ़े फिर हाइपरलिंक्स। ऐसे नहीं है, पर्पस के साथ आने चाहिए। कोई बंदा आपका कंटेंट रीड कर रहा है, अब आपको उसको लेकर जा रहे हैं किसी और जगह पर, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते उसको चाहिए कोई और जगह जहां पर उसकी डिटेल चाहिए उसको, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग की आउटलाइन लिखी हुई है, तो उसके अंदर एकदम टॉपिक आ जाता है कि वी डिस्कस पीपीसी एड्स इन दिस कोर्स। अब पीपीसी एड्स एक डिफरेंट टर्म आ गई, वहां पर हाइपरलिंक लगा होगा, वो कहाँ ले जाएगा, पीपीसी एड से गूगल एड के सिलेबस में ले जाएगा आपको। इसी तरह उसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे उस पर लिखा होगा सर्च एड। अब वो सर्च एड को लिखते हुए उस पर भी एक हाइपरलिंक लगा होगा, और जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो एक और सब पेज आपके सामने खुल जाएगा। समझ आ गई बात। तो ये मैंने ऑन साइट एसईओ के फैक्टर्स डिस्कस किए आपसे। ऑन साइट एसईओ के फैक्टर में हेडिंग स्टाइल, पैराग्राफ में बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, और तीसरी चीज क्या है हमारे पास, हाइपरलिंक। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम टेक्निकल एसईओ के कुछ और फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है।